कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो एक छाप छोड़ जाते हैं, दे जाते हैं मकसद दूसरों को जीने का, और पढ़ जाते हैं एक ऐसा अध्याय कि जिंदगियां रुकती नहीं, आगे बढ़ती हैं। ऐसे ही एक जीवन के ऊपर रोशनी में आज डालने जा रहा हूँ, जिन्होंने आगे बढ़ते हुए देश का सर्वोच्च पद व सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया और एक ऐसी ज्योति बने जो आज भी रोशन है। अबुल पाखिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, एक नाम जिस पर देश को गर्व है, एक नाम जो देश का गौरव है, एक जीवन जो यह दर्शाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मगर आप जब कुछ ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। इनकी विचारधाराएं आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। ये सिखाती हैं कि आगे बढ़ो, सपने देखो, क्योंकि सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कार्यान्वित होते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म धनुषकोटी गांव रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। धनुषकोटी, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच महज 50 गज की लंबाई का एक टापू है, जो कि विश्व के सबसे छोटे स्थानों में से एक है। 1964 से पहले यह एक पर्यटक स्थल था, परंतु 1964 के चक्रवात के बाद यह एक भूतिया शहर बन गया और रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब्दुल कलाम जी का प्रारंभिक जीवन रामेश्वर में बीता। उनके पिताजी जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे। वह स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी माताजी का नाम आशी अम्मा था। इनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। संयुक्त परिवार में पले बड़े कलाम 3 भाई व 1 बहन थे। यह एक साथ घर में 3 परिवार रहा करते थे। उनके चचेरे भाइयों, परिवार व शिक्षकों का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रामेश्वरम के पंचायत प्राइमरी स्कूल में उनका दीक्षा संस्कार हुआ। वहाँ से पढ़ने के बाद कलाम स्वेट्स हाई सेकेंडरी स्कूल रमनाथपुरम गए और फिर आगे की शिक्षा के लिए वो तिरुचिपल्ली गए। कलाम जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बांटने का कार्य भी किया था। उनके पिता की लगन व दिए हुए संस्कार उनके बहुत काम आए। उनके शिक्षक इयादुराय सोलोमोन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भलीभांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं क्लास में उनके अध्यापक ने उन्हें उड़ते हुए पंछी दिखाकर अच्छे से समझाया कि पंछी कैसे उड़ते हैं। इन्हीं पंछियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया था कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। उसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की और 1955 में विमान विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। MIT से परीक्षित के रूप में वह HL बेंगलोर गए। उसके बाद उन्होंने DTNP वायु तकनीकी केंद्र में मासिक वेतन 250 रुपये पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में नौकरी की। उसके बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया और हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। 1962 में वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहाँ उन्होंने कई उपग्रह परियोजनाओं में अपनी सफल भूमिका निभाई। भारत के पहले SLV-3 निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1963 से 1964 में वो नासा लेगेसी रिसर्च सेंटर हैम्पटन, गॉडियार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर इन ग्रीनबेल्ट, मैरीलैंड एंड वोलेप्स फ्लाइट फैसिलिटी गए थे। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। यह उनका प्रथम चरण था, जहां उन्होंने कहा था कि मैंने 3 महान शिक्षकों विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन व ब्रह्म प्रकाश से नेतृत्व सीखा। मेरे लिए यह सीखने व ज्ञान अधिग्रहण करने का समय था। 1970 के दशक में कलाम जी ने 2 प्रोजेक्ट डेविल व वेलिएंट का भी निर्देशन किया, जिसमें सफल SLV कार्यक्रम की तकनीक से ब्लास्टिक मिसाइल विकसित करने की मांग की गई थी। बावजूद केंद्र की अस्वीकृति के कारण इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन आयोजित किया। उनके शोध व नेतृत्व ने उन्हें 1980 के दशक में बहुत प्रशंसा व प्रतिष्ठा दिलाई, जिसे सरकार को उनके निर्देशन में एक और उन्नत मिसाइल कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया और IGMDP इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया व कलाम जी को उसका मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। 1998 में कलाम जी ने हृदय रोग विशेषज्ञ सोमाराजू के साथ मिलकर एक कम लागत वाले क्लोनरी स्टेट का विकास किया गया था, जिसका नाम कलाम राजू स्टेट रखा गया। अग्नि व पृथ्वी जैसी मिसाइलों को स्वदेशी तकनीक से इन्होंने ही बनाया था। 1992 से 1919 तक वह रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार व सुरक्षा शोध एवं विकास विभाग के सचिव थे। कलाम जी ने गाइड मिसाइल को डिजाइन किया था। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। इनकी देखरेख में ही 1998 में पोखरान में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और भारत परमाणु शक्ति के संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। कलाम जी ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक वरिष्ठ सोच प्रदान करी। राजा रमन्ना द्वारा TBRL के प्रतिनिधि के रूप में पहले परमाणु परीक्षण स्माइली बुद्ध को देखने के लिए कलाम जी को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इसके विकास में भाग नहीं लिया था। उनका यह कहना कि अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरे में असफल होते हो तो
अधिक होठ यह कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी। उनकी यही सोच उनकी सफलता की कुंजी थी। और 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्ष तक अन्य लोगों ने शासन किया है। यदि आप विकास चाहते हैं तो अब देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है, और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण मिसाइलों को विकसित किया गया ताकि देश संपन्न हो। इनके यह शब्द यह दर्शाते हैं कि वह देश की सुरक्षा, शांति व अखंडता को लेकर कितने सजग थे। इन्होंने मुख्य रूप से वैज्ञानिक और विज्ञान के क्षेत्र में 4 दशकों तक DRDO एंड इसरो को संभाला और मिसाइल के विकास के प्रयासों में शामिल रहे। इन्हें मिसाइल व परीक्षण यौन प्रायोगिक विकास कार्यों के लिए मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। जून 2002 में NDA, जो कि उस समय सत्ता में थी, उन्होंने यह विचार रखा कि वे कलाम जी को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित करेंगे, और समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन की घोषणा की। कलाम जी ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बारे में ये कहा था, मैं वास्तव में अभिभूत हूँ। हर जगह, दोनों इंटरनेट और अन्य मीडिया में मुझे एक संदेश के लिए कहा गया है। मैं सोच रहा था कि इस समय मैं देश के लोगों को क्या संदेश दे सकता हूँ। 18 जून को कलाम जी ने वाजपेयी जी और उनके वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ भारतीय संसद में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 15 जुलाई 2002 को सांसद व राज्य की विधानसभाओं में शुरू हुआ। यह चुनाव एक तरफा था और कलाम जी की जीत निष्कर्ष रूप से सामने थी। एक आसान सी जीत में कलाम जी भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए और 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन चले गए। कलाम जी भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया। राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर साइन करना उनके कार्यकाल का सबसे कठिन फैसला था, और उनके कार्यकाल में पेश की गई 21 दया योजनाओं में से 20 का भाग्य तय करने में उनकी निष्क्रियता के लिए आलोचना की गई थी। वहीं कलाम जी ने देश की जनसंख्या को ध्यान रखते हुए भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का समर्थन किया था। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन्होंने दूसरे कार्यकाल पर विचार करने की इच्छा जाहिर की। उनकी जीत के विषय में निश्चिंता थी, परंतु 2 दिन बाद ही उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव फिर से नहीं लड़ने का फैसला लिया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम जी एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। उन्होंने इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में पढ़ाया। वह इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बने। अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत के अन्य कई क्षणिक व रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहायक बन गए। कलाम जी कर्नाटक भक्ति संगीत रोज सुनते थे। वह उन्हें 2003-2006 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था। 2012 में कलाम जी ने एक कार्यक्रम युवाओं के लिए शुरू किया, जिसमें मूल रूप से भ्रष्टाचार को हराने की बात पर जोर दिया गया, जिसका शीर्षक था मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ। 2011 में फिल्म आई एम कलाम भी आई, जिसमें एक गरीब लेकिन उज्जवल बच्चे पर कलाम के सकारात्मक प्रभाव को दिखाया गया। वैसे तो मुख्य रूप से इन्हें परमाणु वैज्ञानिक के लिए जाना जाता है, पर संयंत्र की सुरक्षा को लेकर इनकी आलोचनाएं होती रही हैं। 27 जुलाई 2015 को वे शिलोंग गए, जहां उन्हें एक लेक्चर देते हुए दिल का दौरा पड़ गया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें गंभीर हालत में 6:30 बजे बेथनी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 2 घंटे बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इनके निधन का समय 7:45 था। मृत्यु के तुरंत बाद उनके शरीर को गुवाहाटी लाया गया, फिर वहां से दिल्ली लाया गया, फिर तिरंगे में लिपटा के इनके पार्थिव शरीर को इनके निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर रखा गया, जहां सभी गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर इनका शरीर मथुरे भेजा गया, वहां से मंडपम और फिर मंडपम से उनके गृह नगर रामेश्वरम में भेजा गया। भारत सरकार ने इनके निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी, जहां सभी श्रद्धांजलि दे सके। अंतिम दर्शन के लिए इनका शरीर रामेश्वरम के स्थानीय बस स्टैंड के सामने एक मैदान में रखा गया। 30 जुलाई 2015 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करम्बू ग्राउंड में इन्हें दफना दिया गया। इनके अंतिम संस्कार में 3.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। कलाम जी ने अपने विचारों को 4 पुस्तकों के रूप में रखा, जो कि निम्नलिखित है। पहली बुक थी इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। दूसरी बुक थी माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स टू एक्शन। तीसरी बुक थी इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। उनकी 4th बुक थी द लुमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स। कलाम जी के 79 जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि इनके द्वारा इसरो व DRDO
डीआरडीओ में इनके कार्यों के दौरान इनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए दिया गया था। 1997 में कलाम जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने इनके स्विट्जरलैंड आने पर 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया था। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2013 में इन्हें वॉन ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया। इनके नाम अनेकों अवार्ड व पुरस्कार अलग अलग संस्थाओं, देश व विदेश दोनों से ही हैं, जो कि इस प्रकार हैं। उन्हें 1981 में पद्मा भूषण, 1990 में पद्मा विभूषण, 1997 में भारत रत्न, 2007 में किंग चार्ल्स सेकंड मेडल रॉयल सोसाइटी ऑफ यूके, 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, 2009 में इंटरनेशनल यौन कर्मा विंग्स अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, 2011 में IEEE ऑनररी मेंबरशिप IEEE न्यूयॉर्क, 2013 में वॉन ब्राउन अवार्ड नेशनल स्पेस सोसाइटी, 2014 में ऑनररी प्रोफेसर बीजिंग यूनिवर्सिटी चाइना। अबुल पाखिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, एक जीवन जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, फिर भी एक कोशिश की है आपके सम्मुख लाने की। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स अबुल पाखिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी के बारे में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा एक न्यू अननोन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।